pulmonary circulation it supply the respiratory zone. ठीक है, सो जो 50% है उसमें मेजोरिटी रेस्पिरेटरी जोन वाला ब्लड है, पल्मोनरी सर्कुलेशन वाला. नाउ कमिंग टू 50% टिश्यू, तो 50% टिश्यू में भी मेजोरिटी दैट इज 90% इज अ गैस एक्सचेंज एयरवे एंड 10% इज कनेक्टिव टिश्यू एंड द कंडक्टिंग एयरवेज. ठीक है, सो दिस इज अबाउट द टिश्यूज ऑफ द लंग. नाउ द लंग left side is divided into 2 lobes and the right lung divided into 3 lobes. Now again the lobes are divided into bronchopulmonary segments. कोई भी लंग है, राइट साइड का हो या लेफ्ट साइड का, वो 3 लोब में तो डिवाइड हो गया, लेकिन फंक्शनली इफ वी कंसीडर it is the bronchopulmonary segments which is supplied by a single bronchial part. ठीक है, तो उसको एक पूरा सेगमेंट बोला जाता है. सो फंक्शनली अगर देखने जाए तो वो ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट्स क्या है? इट इज अ पार्ट ऑफ द लंग्स व्हिच इज सप्लाइड बाय सेगमेंटल ब्रोंकस. देयर आर 10 ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट्स इन राइट लंग. ठीक है, राइट लंग में 10 है एंड लेफ्ट लंग में 9 सेगमेंट्स है. लेफ्ट लंग में क्यों 9 है, क्यों 2 ही लोब है और एक सेगमेंट कम है? बिकॉज हार्ट है वहां पर, तो इसीलिए कंपेयर टू राइट लंग लेफ्ट लंग की साइज थोड़ी सी कम होती है. समझ में आया? एंड द ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट्स आर, ये सब एनाटॉमिकल पार्ट है तो मैं उसको नहीं पढ़ रही हूँ. ईच ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट इज एनाटॉमिकली अ सिंगल फंक्शनल यूनिट, जो मैंने बताया. ठीक है, राइट लंग 3 लोब में डिवाइड होता है, लेकिन जब डिसीज प्रोसेस होता है, डिसीज प्रोग्रेस होता है, तो वो पूरे लंग को नहीं इन्वॉल्व करता है या पूरे एक लोब को नहीं इन्वॉल्व करता है. वो किसको इन्वॉल्व करता है? ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट को. ठीक है, आइदर एक ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट या दूसरा ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट या 3 ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट, ऐसे इफेक्ट होता है. ठीक है, so therefore normally a disease process involve a bronchopulmonary segment at a time. So this is about the functional anatomy of the respiratory system. यहाँ खत्म नहीं होता है. So functional anatomy में अगर देखने जाए तो जो respiration का main organ lung है, lung divided into bronchopulmonary segment because it is supplied by a segmental bronchus, और पूरा is it is made up of the alveoli, gas exchange areas. तो वो क्या है? तो it is a respiratory zone, but beside that there is a conducting zone also, यानी tracheobronchial tree is also part of the respiratory system. Now coming to the organ, that lung is covered by a layer of a connective tissue and that is known as a pleura. ठीक है, लंग पूरा प्लूरा से डिवाइड होता है. So there are the 2 layers of the pleura. फिगर में दिख रहा है parietal pleura and the visceral pleura. फिगर में देखो पहले ध्यान से, सब लेबल ध्यान से पढ़ लो. ठीक है, so parietal pleura, it is attached to the inner side of the thoracic cavity, inner side of the chest wall and the thoracic side of the diaphragm. And visceral pleura is attached to the lungs. समझ में आया? ठीक है, दोनों लेयर्स देख लिए है ना? ओके, अभी दोनों लेयर्स के बीच में ब्लू कलर दिया गया है. वो ब्लू कलर क्या है? चैट नहीं है तो मजा नहीं आ रहा है. ओके, ठीक है, वो जो ब्लू कलर है दैट इज अ कैविटी. और कैविटी का ब्लू कलर क्यों दिया है? बिकॉज उसमें फ्लूइड है. ठीक है, so in between the 2 layers there is a space called the pleural space or the pleural cavity, which is filled with the very small amount of serous lubricating fluid called the pleural fluid. The parietal pleura produces pleural fluid which is the ultrafiltrate of the plasma. यानी जो fluid है वो कौन secrete करता है? Parietal pleura. It is normally 10 to 20 ml of this fluid is present in the pleural cavity. It functions as a lubricant and thus the pleural fluid facilitates the change in the size and the shape of the lungs during respiration, and it also protects lungs from the external damage. Because of the fluid,
वो लंग इजीली मूव करता है थोरेसिक कैविटी में, रेजिस्टेंस नहीं आता है या फ्रिक्शन नहीं होता है, ठीक है। लेकिन सोचो, एंड दैट फ्लूइड इज कॉन्स्टेंटली रिमूव्ड बाय द लिम्फेटिक्स, ठीक है, फ्लूइड कॉन्स्टेंटली रिमूव भी होता है विद द हेल्प ऑफ लिम्फेटिक्स। पर सोचो बाय एनी मीन्स अगर फ्लूइड ज्यादा अमाउंट में भर गया तो तुम्हारी थोरेसिक कैविटी क्या होगी, एनलार्ज हो जाएगी, ठीक है। सो कलेक्शन ऑफ मोर अमाउंट ऑफ फ्लूइड थोरेसिक कैविटी इन द प्लूरल स्पेस, नॉर्मली कितना होता है 10 to 20 ml, पर सोचो 50 ml भर गया तो क्या होगा, तुम्हारा थोरेसिक कैविटी की साइज बढ़ जाएगी, बढ़ तो जाएगी लेकिन वो लंग के ऊपर क्या करेगा, प्रेशर देगा, ठीक है। और प्रेशर देगा तो वो जो गैस एक्सचेंज होना है वो कम होगा, तो पर्सन विल फील हाइपोक्सिया, and the collection of excess amount of fluid in the pleural cavity is known as pleural effusion। क्या बोलेंगे उसको, प्लूरल इफ्यूजन, ठीक है। और ब्लड अगर बाय एनी मीन्स स्टैबिंग हुआ, स्टैब इंजरी हुई, ठीक है, तो वो प्लूरल फ्लूइड की जगह ब्लड भर जाएगा, ठीक है। इवन प्लूरल फ्लूइड निकल भी सकता है, कुछ भी, राइट। So that is known as a hemothorax. Blood in the pleural cavity is known as a hemothorax। और pleural fluid नहीं है और एयर भर गई है उसके अंदर, एयर भर गई है, स्टेबिंग हुआ, ठीक है, चाकू लगा, प्लूरल कैविटी ओपन हो गई, फ्लूइड निकल गया, एयर भर गई, तो उसको क्या बोलेंगे, न्यूमोथोरेक्स, ठीक है। सिर्फ चाकू लगने से ही नहीं होता है, ऐसे भी होता है न्यूमोथोरेक्स, राइट। ये जस्ट मैं एग्जांपल दे रही हूँ, राइट। सो कलेक्शन ऑफ एयर इज न्यूमोथोरेक्स, कलेक्शन ऑफ excess amount of fluid that is pleural effusion, and collection of blood in the pleural cavity is hemothorax। इनर्वेशन, दैट रेस्पिरेटरी सिस्टम किससे सप्लाई होती है, तो वो है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन कॉज ब्रोंकोकंस्ट्रिक्शन एंड इंक्रीज द ब्रोंकियल सिक्रीशन वाया मस्करिनिक रिसेप्टर्स, and sympathetic stimulation it leads to bronchodilation and increased bronchial secretion via beta 2 receptors। It is also supplied by release of VIP, vasoactive intestinal polypeptide, which leads to bronchodilation। So this is about the functional anatomy of the respiratory system, and the last part is functions of the respiratory system। Functions, अभी यहाँ पर मुझे इंट्रैक्शन करना था लेकिन ऑप्शन नहीं है। ओके, एक बार मैसेज करो, मुझे दिख रहा है कि नहीं, मैं चेक करती हूँ। ओके, तो मैं जस्ट ऐसे ही बता रही हूँ, ठीक है। सो फंक्शंस ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी फंक्शंस, इट प्रोवाइड ऑक्सीजन टू द बॉडी एंड एलिमिनेट द कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द बॉडी, ये तो मेन फंक्शन है। सो दिस इज कॉल्ड रेस्पिरेटरी फंक्शन ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम, दिस इज कॉल्ड रेस्पिरेटरी फंक्शन ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम, ठीक है। उसके सिवा, ये तो मेन फंक्शन है ना, उसके सिवा भी देयर आर द other functions which are called non-respiratory functions of the respiratory system। The first one is it participate in regulating blood pH along with the, क्या है, it participate in regulating the blood pH। और कैसे करता है कि कार्बन डाइऑक्साइड is a waste product, तो that carbon dioxide enter into the blood capillary from the tissue, और कार्बन डाइऑक्साइड वंस इट एंटर इनटू द आरबीसी, एंड आरबीसी के अंदर इट फॉर्म H2CO3 which is going to be dissociated into H+ and bicarbonate। H+ बना यानी ब्लड पीएच चेंज होगा। दिस होल प्रोसेस यू विल लर्न एट द टाइम ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, राइट। सो by producing as the carbon dioxide transmitted from the tissue towards the lung in venous blood in the form of bicarbonate, and this is how it leads to change in a blood pH। Second function is it contains receptors for the olfaction, nose, ठीक है, नोज का फंक्शन है, और नोज इज अ पार्ट ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम, तो हो गया उसका फंक्शन। सेकेंड,
इट प्रोड्यूस साउंड्स, फोनेशन। किसका काम है? लास्ट टाइम बताया था, अभी चैट नहीं चल रहा है तो मैं इंटरेक्ट नहीं कर सकती। सो वोकल कॉर्ड्स प्रेजेंट इन द लैरिंग्स। क्लियर? The fourth is it helps in temperature regulation by removing some water and heat in expired air. जो भी एयर बाहर जाएगी जो बॉडी का टेम्परेचर वाला होगा ना, it means you are removing some water and heat in the expired air, and this is how you are maintaining your body temperature. The fifth is it trap and dissolve the blood clots arising from systemic veins. अभी systemic veins और the लेग वेन है, उसमें ब्लड लेग से टुवर्ड्स हार्ट आता है, ठीक है? लेग में से टुवर्ड्स हार्ट यानी अगेंस्ट ग्रेविटी आता है, और जब अगेंस्ट ग्रेविटी आता है तो वो जो उसका ब्लड फ्लो है, उसकी वेलोसिटी है वो कम होती है, स्लो होता है, और स्लो अगर ट्रांसमिट हो रहा है तो उसमें क्लॉट होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, ऊपर आते हैं बिकॉज ऑफ वाल्व्स। वो तुम सीखोगे इन एट द टाइम ऑफ कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, ठीक है? जो लेग वेन्स है, वीनस वेन्स है, उसके अंदर एंडोथेलियम जो होता है, ठीक है, वो वाल्व्स बनाता है। इट इज वन वे वाल्व्स, वन वे वाल्व ओपन टुवर्ड्स द हार्ट, लेकिन अगर बैक प्रेशर आता है तो वो वाल्व बंद हो जाता है। इसीलिए ब्लड वेन में ऊपर से नीचे नहीं आ सकता, हाँ नीचे से भी वो जाता है, तो इसलिए वो स्लो है प्लस वाल्व है, तो क्लॉट होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो वो ब्लड वेना केवा के थ्रू एंटर्स इनटू द राइट साइड ऑफ अ हार्ट, और राइट साइड ऑफ अ हार्ट से इट एंटर इनटू द पल्मोनरी आर्टरी, राइट? इट मींस वो लंग में आ गया, ठीक है? तो उसमें क्लॉट्स होने के चांसेस है, और वो क्लॉट अगर आगे बढ़ा तो इट कैन ब्लॉक योर कैपिलरीज, इट कैन ब्लॉक योर टिश्यू परफ्यूजन, ठीक है? और अगर ब्लड सप्लाई टिश्यू को बंद हो गया तो वो टिश्यू काम नहीं करेगा, जिसको हम इन्फेक्शन बोलते हैं। वो सब क्या है? क्लॉट की वजह से ब्लड सप्लाई नहीं हो रहा है टिश्यू को, सो दैट पर्टिकुलर पार्ट ऑफ योर बॉडी इज नॉट वर्किंग, ठीक है? तो क्लॉट का रिमूव होना जरूरी है। तो वो क्लॉट रिमूव कौन करता है? तो पल्मोनरी कैपिलरी एंडोथेलियम। वो पल्मोनरी कैपिलरी एंडोथेलियम में फाइब्रिनोलाइटिक्स होते हैं जो क्लॉट को डिसॉल्व करते हैं। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम। The another is endocrine function, that angiotensin converting enzyme. You are aware of this because excretory system is already covered. So angiotensin converting enzyme secreted by the pulmonary capillary endothelium, which convert angiotensin 1 to angiotensin 2. The few local hormones such as histamine and prostaglandins in the lungs. So this is endocrine function. Defense function मैंने already बता दिया है कि particle more than 10 micrometer size are removed by hairs in the nostril. 2 to 10 micrometer diameter are removed by conducting airways with the help of mucus and cilia, and less than 2 micrometer in diameter are removed by pulmonary alveolar macrophages, immunoglobulins, that is IgA, present in the bronchial secretions, and protease activated receptors present on the epithelium of the lungs, which on activation releases prostaglandin E2, which in turn protects pulmonary epithelial cells. So this is defense function. Metabolic functions. The lung performs a number of metabolic functions. First is synthesis. It synthesizes surfactant. As I said before, ki surfactant is secreted from type 2 alveolar cell, and it has in reducing surface tension. Second lysis, it lies the clot. The third is synthesis and release. It synthesizes and releases the following chemicals into systemic circulation like histamine, kallikrein, and prostaglandin. And removal from the blood. The lungs do not metabolize epinephrine, dopamine, oxytocin, gastrin, ADH, angiotensin 2. However, lungs partially remove prostaglandin, bradykinin, adenosine, serotonin, acetylcholine, and norepinephrine from the blood. And the last, left ventricular reservoir. The entire cardiac output from the right ventricle is pumped into pulmonary circulation. Due to their heart compliance, so pulmonary vessels normally accommodate about 500 ml of blood at any given time.
and this serve as a reservoir for the left ventricular filling. So this is how it acts as a left ventricular reservoir. लेफ्ट वेंट्रिकल को जो पंप करना है उसका ब्लड ये रिजर्व करता है, और इतना ज्यादा ब्लड कैसे करता है, बिकॉज द कंप्लायंस ऑफ द पल्मोनरी वेसल इज मोर, राइट. And the biochemical functions, many chemical substances are removed in the lungs. Substances that are removed by the lungs are PGE1, that is prostaglandin E1, E2 and F2 alpha, leukotriene, serotonin and bradykinin, right. So this is about the non-respiratory functions of the respiratory system. So here I end the introduction to respiratory system. ठीक है. Now the second one is mechanics of pulmonary ventilation. Is it visible, PPT? Message करो, yes, no. आया चैट आया. हाँ अभी चैट चल रहा है. हाँ ऑटोमेटिक. थैंक यू मैसेज करने के लिए. ओके ठीक है. सो वी हैव कंप्लीटेड द फर्स्ट क्लास, जो हमारा लास्ट टाइम अधूरा रह गया था. ठीक है. ओके, डू यू हैव एनी क्वेरी? मैं पीपीटी शेयर कर दूंगी. रुतम का है मेरे पास मेल आईडी, तो मैं रुतम को भेजूंगी. रुतम सभी को जिसको चाहिए उसको भेजेगा. इज इट ओके रुतम? ओके ठीक है. मैं सिर्फ इंट्रोडक्शन की पीपीटी भेजूंगी. मैकेनिक्स ऑफ पल्मोनरी वेंटिलेशन आई विल सेंड आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द होल 3 classes. I'll take 3 classes of mechanics of pulmonary ventilation. The reason of not sharing this at right now, because every time I am changing the PPTs slides. ठीक है. And this are the continuous PPTs. So mechanics of pulmonary ventilation मैं लूंगी, लेकिन उसकी स्लाइड जब मेरे क्लासेस mechanics of pulmonary ventilation के हो जाएंगे तभी भेजूंगी. I'll share the introduction वाला जो क्लास है मैं रुतम को भेज दूंगी. ठीक है. Okay. Now coming to the mechanics of pulmonary ventilation, as we discussed in the first class that there are the 3 stages of pulmonary ventilation. वैसे 4 stages. तो वो 4 phases का नाम बताओ. अभी चैट चल रहा है, पहले 4 phases का नाम बताओ. एक तो हो गया mechanics of pulmonary ventilation. फिर से चैट चला गया. हाँ सॉरी आज पता नहीं क्लास में गड़बड़ हो रही है. ओके, सो आई विल कंटिन्यू विथ द फेजेस. लिखा होगा शायद. फेजेस पल्मोनरी वेंटिलेशन, देन कम्स टू गैस एक्सचेंज, transport phase, and the last one is a tissue phase. So as I said before, कि transport is a function of during this respiratory system, because transport of oxygen and carbon dioxide मुझे ही लेना है. The 4th phase, that is the tissue phase, is already over, so we will not discuss it. So हम कितने phase discuss करेंगे? First is ventilation phase, the third one is the exchange phase, and the second is exchange phase, and the third one is a transport phase. So first phase which we are going to discuss is a ventilation, right? So mechanics of
pulmonary ventilation. So mechanical and what are the physical properties during the pulmonary ventilation? This is what we are going to learn. So what we will learn here, the laws governing the pulmonary ventilation, muscles of respiration, different pressure changes during respiration, mechanism of surfactant, airway resistance, work of breathing, lung volumes and capacity, spirometry. ठीक है, और प्रैक्टिकल में भी सेम आएगा. ठीक है, और इसी का हम ECE भी करेंगे, CBL, केस बेस्ड लर्निंग वेंटिलेशन का, बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम. अगर पर्सनल होता ऑफलाइन तो इसको पढ़ने में बहुत मजा आता, लेकिन ठीक है, जो भी है ऑप्शन हमारे पास उसी में खुश रहते हैं. दिस इज अ साइट फ्रॉम वेयर यू कैन सी द एनिमेशंस ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम. मैंने हाइपरलिंक किया था लेकिन वो खुल नहीं रहा है, तो इसीलिए अभी मैं ट्राई भी नहीं कर रही. So there are the three basic steps of respiration. One is the pulmonary ventilation, external respiration and internal respiration. External and internal respiration is a exchange of gases. So first one is the pulmonary ventilation, which we are. What is pulmonary ventilation? It is the inhalation and exhalation. Inhalation plus exhalation, right? Of air, and involves the exchange of air between atmosphere and the alveoli of the lungs. Pulmo is a lung. ठीक है, so atmosphere से you are taking air inside your lung through nose, pharynx, larynx, trachea, bronchi, medium sized bronchi, smaller sized bronchiole, then bronchioles, then terminal bronchioles, respiratory bronchioles, alveolar ducts, and finally it reaches up to the alveoli. ठीक है, तो जो exchange हो रहा है between atmosphere and the alveoli of lung, that is known as pulmonary ventilation. So in pulmonary ventilation, air flows between the atmosphere and the alveoli of lungs because of, this is very important, हाँ, ध्यान से इसको पढ़ो and सुनो. In pulmonary ventilation, air flows between the atmosphere and the alveoli of lung because of alternating pressure difference created by contraction and relaxation of the respiratory muscles. ठीक है, तो एयर का अंदर आना या बाहर जाना वो डिपेंड करता है प्रेशर डिफरेंस के ऊपर. एयर ऑलवेज हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर मूव करेगी, वो तो रूल है ना, वो फिर एयर हो या फ्लूइड हो, इट फ्लोज फ्रॉम हायर प्रेशर टुवर्ड्स द लोअर प्रेशर. सो बिकॉज ऑफ ऑल्टरनेटिंग प्रेशर डिफरेंस वो मूवमेंट होती है. लेकिन वो प्रेशर डिफरेंस क्रिएट कौन करता है, किसकी वजह से प्रेशर डिफरेंस होता है? बिकॉज ऑफ ऑल्टरनेट कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ द रेस्पिरेटरी मसल्स. ठीक है, सो फर्स्ट इन पल्मोनरी वेंटिलेशन व्हाट वी विल लर्न इज कि रेस्पिरेटरी मसल्स कौन से है, वो प्रेशर डिफरेंस कैसे क्रिएट करता है, उसके साथ साथ एयर कैसे मूव होगी वो तुमको समझ में आ जाएगा. द रेट ऑफ एयर फ्लो and the amount of effort needed for breathing is also influenced by alveolar surface tension, compliance of the lungs, and the airway resistance. So basically, these are the three factors which affects your pulmonary ventilation, and that is why we will learn it individually, right? So factors हम बाद में सीखेंगे, लेकिन pulmonary ventilation क्या है, उसकी mechanism क्या है, वो पहले सीखते हैं. So the pulmonary ventilation, the movement of air into and out of the lungs, it depends on the pressure changes governed by the Boyle's law, which state that the pressure of a gas in a closed container is inversely proportional to the volume of container. This is what the Boyle's law says. ठीक है, यहाँ पर देखो वॉल्यूम है 1 लीटर, राइट एंड लेफ्ट हैंड साइड वाला बीकर, इट इज क्लोज्ड, उसको पिस्टन से क्लोज कर दिया है. वॉल्यूम इज 1 लीटर. एट दैट टाइम द प्रेशर इज 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर. ऑन राइट हैंड साइड का जो बीकर है उसमें वॉल्यूम इज हाफ लीटर, बट द प्रेशर इज 2 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, राइट?
It means as the size of closed container decreases, वॉल्यूम कम हो रहा है ना, हाफ लीटर, तो हाफ लीटर जब हुआ तो प्रेशर क्या हुआ, इंक्रीज हुआ. Why? Because the molecule have a less wall area to strike, so the pressure on each area increases. Is it clear? ठीक है. So जो तुम्हारा पल्मोनरी वेंटिलेशन है अपना बॉडी में, राइट, पल्मोनरी वेंटिलेशन अभी बार बार नहीं बताऊंगी, मूवमेंट ऑफ एयर इनटू एंड आउट ऑफ द लंग्स, यानी एक्सचेंज ऑफ एयर बिटवीन एटमॉस्फेयर एंड द एल्वियोलाई ऑफ लंग, वो डिपेंड करता है, इट इज गवर्न बाय बॉयल्स लॉ. और बॉयल्स लॉ क्या बताता है कि प्रेशर ऑफ अ प्रोपोर्शनल टू द वॉल्यूम ऑफ कंटेनर. क्लियर? ठीक है. सो the air moves into lungs when the pressure inside the lung is less than the atmospheric pressure. एयर कब अंदर लंग के अंदर आएगी, जब प्रेशर अंदर कम होगा लंग के अंदर का, तो ही, राइट. सो हाउ इज दिस accomplished? That we have to learn. And air moves out of the lung when the pressure inside the lungs is greater than the atmospheric pressure. So how is this accomplished? यानी इंस्पिरेशन एंड एक्सपिरेशन कैसे होता है वो हमको सीखना है. एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज 760 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी. क्लियर? ठीक है. अभी बॉयल्स लॉ क्या बताता है, मैं फिर से बॉयल्स लॉ पर आती हूँ क्योंकि अपना पल्मोनरी वेंटिलेशन इसी के ऊपर बेस्ड है. The pressure of a gas in closed container is inversely proportional to the volume of container. Right? It means अगर वॉल्यूम ज्यादा होगा तो प्रेशर कम होगा. Right? Our thoracic cavity, सोचो अपनी बॉडी में अपनी thoracic cavity को देखो. thoracic cavity किससे बनी है? और चैट भी नहीं चला है, हे भगवान. रिब्स, मसल्स, ठीक है, thoracic cavity, और नीचे डायाफ्राम है, ऊपर स्किन है, अपेक्स, ठीक है, वो सारे मसल से बनी है, राइट. स्टर्नोक्लेडोमास्टॉइड और ये सब जहां पर नेक का एरिया है वो भी बंद है, नीचे डायाफ्राम है वो भी बंद है. इट मींस योर thoracic cavity acts as a closed container. समझ में आया? ठीक है. रिब्स arises from vertebral column पीछे, एंड फिर वो डाउनवर्ड डायरेक्शन आउटवर्ड डायरेक्शन से जाके आगे अपवर्ड डायरेक्शन में आके इट अटैचेस विद द स्टर्नम. ठीक है. तो आगे स्टर्नम है, पीछे वर्टेब्रल कॉलम है, साइड में रिब्स है, फिर मसल्स है, रिब्स के बीच में इंटरकोस्टल मसल्स एंड आउटर मसल्स, नीचे डायाफ्राम है. इट इज द thoracic cavity is separated from abdominal cavity with the help of diaphragm. ठीक है. और ऊपर नेक के मसल्स से वो बंद है. इट मींस योर thoracic cavity acts as a closed container. क्लियर? अभी ये thoracic cavity की साइज अगर बढ़ेगी तो उसके अंदर का प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा. और उसके अंदर का प्रेशर अगर कम होगा तो क्या होगा, ये होगा. ठीक है. एयर मूव्स इनटू द लंग. तो अभी वॉल्यूम ऑफ thoracic कैविटी कैसे बढ़ती है? वॉल्यूम ऑफ thoracic कैविटी बढ़ती है बाय द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द स्केलेटल मसल्स. समझ में आया? वॉल्यूम ऑफ स्केलेटल मसल्स. अभी ये मसल्स कौन कौन से हैं? सो कमिंग टू द मसल्स ऑफ रेस्पिरेशन. सो हियर आई विल स्टॉप माय क्लास. ठीक है. इस चैट बॉक्स में I'll take it, continue it at from 12 to 1 class. ठीक है. सो चैट में अपना रोल नंबर डालते जाओ.